तो अपने मूव करते हैं टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज equity valuation. We are moving to the first topic, that is equity valuation. Equity valuation के अंदर corporate valuation भी आता है. Corporate valuation, ठीक है ना. और इनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं. इनके अंदर वी हैव डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, तो DDM. इसके अंदर वी हैव फ्री कैश फ्लो अप्रोच, जिसमें FCFF है और FCFE है. लास्ट के 2 सालों में FCFF तो टेस्ट हुआ है बाय वे ऑफ एल्कर मॉडल, एल्कर के रूप में FCFF टेस्ट हुआ है, बट अदरवाइज प्योर सम FCFF का या FCFE का आया नहीं है. तो अकॉर्डिंगली सिंस मैंने लास्ट 2 साल का सम्स वगैरह इस हैंडआउट में लिया है, तो इसमें FCFF FCFE का कमती प्रैक्टिस आप पाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेटिव वैल्यूएशन. रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब P रेशियो वगैरह वो सब अप्रोचेस. उसके बाद आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA, और उसके बाद आता है अपना अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन एंड एम्बिगुअस सम्स. अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन एंड एम्बिगुअस सम्स, ठीक है. तो आई होप ये सारा नाम से याद आ रहा होगा जिन्होंने क्लासेस की है. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहाँ पे जनरल फॉर्मूला इज D1 बाई RE माइनस G अगर ज़िंदगी भर कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, पर जनरली एक ईयर्स होता है 5-7 साल जब तक सुपर नॉर्मल होता है, और उसके बाद जाके फॉर्मूला लगा पाते हैं. यू नो ऑल ऑफ इट. फ्री कैश फ्लो अप्रोच में वी फोकस ऑन द फैक्ट दैट कंपनी सपोज डिविडेंड नहीं देती है, तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो के हेल्प से कैसे वैल्यू कर सकते हैं. रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर अपने दूसरे कंपनीज के हेल्प से वी ट्राई टू वैल्यू दिस कंपनी, ठीक है. वी वैल्यू ITC विद द हेल्प ऑफ सम अदर कॉन्ग्लोमरेट, बट वैसा कॉन्ग्लोमरेट मिलेगा नहीं ITC के जैसा. तो बेटर टू टेक एग्जांपल ऑफ अ सीमेंट कंपनी विद द हेल्प ऑफ अदर सीमेंट कंपनीज. EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है. एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड. और उसके अलावा अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ठीक है, एंड नेट एसेट्स मेथड. तो जैसा मैं बोला कि किसी को फास्ट लग रहा है, आई कांट हेल्प, दिस इज नोन टू एवरीबडी. चलिए अब कुछ सिलेक्टेड सम्स इसके ऊपर देखते हैं. सो ये मैं गया हैंडआउट में, और हैंडआउट के अंदर सबसे पहला सम, ये खतरनाक होता है, ऐसा सम कराना नहीं चाहिए, ठीक है. मैं एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूँ. ऐसा सम कराना नहीं चाहिए, बट ये सम जो है ये बहुत ही एम्बिगुअस सम है, जो कि एग्ज़ाम में रिसेंटली आया था शायद मई 19 वाले टर्म में. और ये सम स्टडी मैट में भी दिया हुआ है, स्टडी मैट में भी दिया हुआ है. डेंजरस सम है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का रॉन्ग सम, ठीक है. बिकॉज हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जब निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं NOPAT माइनस KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. कंपनी क्या कमा रहा है NOPAT माइनस क्या कमाना चाहिए था KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना. एक बार दिखा दूँ इनफैक्ट फॉर्मूला जो है, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम शोइंग यू क्या फॉर्मूला हुआ करता था अपना. आपको याद ही आ रहा होगा वैसे तो. जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है उसका फॉर्मूला होता था NOPAT माइनस KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. ऑफकोर्स अगर सम में डेटा बहुत बढ़िया से दिया हुआ है तो जिस साल का EVA निकाल रहे हैं उसी साल का NOPAT लेते हैं, और उस साल के बिगिनिंग का यानी लास्ट ईयर के एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं. ये केवल एक सम में था. जैसे 2020 का अगर निकाल रहे हैं, मैं कैलेंडर ईयर का बात कर रहा हूँ, 2020 जनवरी से लेकर दिसंबर, तो 2020 का NOPAT लेते हैं, पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दिसंबर 2019 का लेते हैं. ये पता है, ये केवल एक ही सम में था. खैर उस पर जा रहे नहीं है अभी मैं, ठीक है ना. मेरा याद कराना आपको ड्यूटी बनता है. और ये EVA का फॉर्मूला होता है, और NOPAT का फॉर्मूला हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं EBIT इंटू 1 माइनस T. हमेशा ऐसे करते हैं, EBIT का पोस्ट टैक्स. बट इस सम में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, EBIT माइनस टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, ये किया है. EBIT माइनस टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है. जैसे कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट है जो कि डेटर से लेस किया हुआ था, उसको ऐड बैक किया है.
तो ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो गया ना। बात ये नहीं कि हमने समझ रहे नहीं है, इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा लॉजिकल लगेगा कि सर इंटरेस्ट जो है उस पर तो टैक्स बचता है ना, तो टैक्स तो अपने को पीबीटी पे लगाना चाहिए। यही तो ये जो टैक्स है पीबीटी पे लगा हुआ है, तो इट्स ईबीआईटी माइनस टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोलेगा सर यही तो हमेशा करना चाहिए, पर कभी नहीं। रिमेंबर ईवीए इटसेल्फ इज एन अकाउंटिंग बेस्ड टॉपिक। अकाउंट्स के ओल्ड सिलेबस में ईवीए था, न्यू सिलेबस में तो हटा भी गया। तो अब क्या तो उसका माथापच्ची करना है। जो सिलेक्टेड सम्स है 6-7 सम्स जो कॉपी में कराए हुए हैं, जो किताब में दिए हुए हैं, वो सम्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर से कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो याद करने बोल रहे हैं। यार मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम का। अगर आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से सीए में फाइनेंस का कॉन्सेप्ट ढूंढना अपने आप में एक मजाक है। ठीक है, प्लीज डोंट सर्च दैट। ठीक है, कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड है, पर उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन एग्जाम में क्या आ रहा है। तो ये एम्बिगुअस सम है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर के माध्यम से लोगों को डाउट आता है तो सर डेप्रिसिएशन अगर होगा वो भी ऐड करें क्या? भाई नहीं है ना। ठीक है, स्टर्न ने कितना एडजस्टमेंट बताया था जो किया जाता है ईवीए के लिए। इंस्टीट्यूट का दम नहीं है वो एडजस्टमेंट देना, तो आप सम स्पेसिफिक जाओ। तो इस सम में ईवीआईटी माइनस टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इससे ये लोग नो पैट निकाला है। ठीक है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स यानी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, उसमें सिंस प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेटर से लेस किया, उसको ऐड बैक किया, तो ऐड बैक किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो ऐड बैक होगा। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड में डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस था। अगर वो लेस था तो आपने उसको ऐड बैक किए, बिकॉज पीएल में उसको ऐड बैक कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंगली अपना एसेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों बढ़ गया, तो एक तरह से इक्विटी उतना से बढ़ जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सम को वापस देख लीजिएगा। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने जो रिवीजन लाया था स्टडी मैट का, कब लाया था? आई थिंक ये रिवीजन लाया था उन्होंने सितंबर या अक्टूबर 2019 में रिवाइज किया था स्टडी मैट को। कुछ एरर्स, ओके, करेंजियम बोलते हैं ना लोग। ठीक है, तो वो एरर्स का लाया था, उस एरर्स में ये वाला सम शामिल किया था। पर क्या विडंबना है, वो एरर्स के अंदर भी एरर्स था। हमारे एरर्स का जो रेक्टिफिकेशन लाया उसके अंदर भी एरर्स था, विच मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक कर लिया पर केसी तब भी रॉन्ग है उसके अंदर। तो पहली तो बात है स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सारे सम्स में ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी करते थे, और इस सम में अचानक से ईबीआईटी माइनस टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो अजीब लगता है। जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके बाद जाके क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर वो प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड हुआ, वो भी राइट है। केसी के अंदर डब्ल्यू डी के डी डब्ल्यू ई के ई में कुछ गलती किया हुआ है। चलिए सम देखते हैं। सम देख रहे हैं, तो सम में आपको दिख रहा है कंप्यूट ईवीए ऑफ गुड लक। फुल स्क्रीन कर देता हूं, 1 मिनट। ये वाला बेटर रहेगा बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को मेरा चेहरा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड। सो ये दिया हुआ है कंप्यूट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ गुड लक लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो अपने को ईबीआईटी दिख रहा होगा 800, पॉइंट नंबर सी। ईबीआईटी आपको 800 दिख रहा होगा और टैक्स दिख रहा होगा 231। तो 800 माइनस 231 मैं कैल्सी में कर रहा हूँ, होप आप भी कर रहे होंगे। 800 माइनस 231 ये आया 569। 569 आया। अब नीचे दिया हुआ है, 1 मिनट, नीचे दिया हुआ है अपने को कॉस्ट ऑफ डेट 15% है, उसका पोस्ट टैक्स लेंगे जाहिर है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, वो तो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स होता है। टैक्स रेट 30%, तो पोस्ट टैक्स केडी 15 इंटू 0.7 10.5 हो गया। बैड डेट प्रोविजन ऑफ 40 लाख इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड 40 लाख रिड्यूस्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स इन करंट एसेट। तो यानी कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, पॉइंट नंबर बी में इनडायरेक्ट एक्सपेंस 400 लाख, उसमें 40 लाख का बैड डेट प्रोविजन मिला हुआ है जो मैनेजमेंट का अजम्पशन पे है। आपको पता है बैड डेट के साथ तो प्रोविजन के साथ इजीली खेल सकते हैं। जब मैनेजमेंट को लगेगा इस साल का प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट कमती चार्ज करेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब लगेगा इस साल का प्रॉफिट कम करना है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ज़्यादा पीएल में डेबिट करेगा जिससे प्रॉफिट कम हो जाए। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, जिससे अर्निंग्स ऐसे वॉलेटाइल होने के बजाय अर्निंग स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो बिकॉज जो कंपनी का अर्निंग स्मूथ है वो कंपनी लेस रिस्की है और उसका शेयर मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होता है, तो मैनेजमेंट ये खेला करता है। इसलिए स्टर्न ने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो ऐड होता है बिकॉज उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे सर ने बहुत कुछ बोला है। सर आप सारा पढ़ाए है क्या? नहीं भाई,
क्यों पढ़ाऊंगा मैं? ऐसे भी एसएफएम में ईवीए टॉपिक होना ही नहीं चाहिए, अकाउंट्स का टॉपिक होना चाहिए, और अकाउंट से हटा लिया है और एसएफएम में अभी भी है। तो दीज आर एरर्स मेड बाय द इंस्टीट्यूट। व्हेन यू हैव द राइट टू स्पीक टू द प्रेसिडेंट, डू टेल देम अबाउट दीज प्रॉब्लम्स दैट आर देयर, ठीक है? दे विल से यस वी विल लुक इनटू इट, वी आर वेरी सपोर्टिव एंड ऑल दैट। एंड आई नेवर माने थिंक अबाउट द फैक्ट दैट ये वीडियो बाजार में जा रहा है, सी इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट या कौन सुन लेगा? जिसको सुनना है सुने। बच्चे के साथ आप गलत कर रहे हो, उसको गलत नॉलेज दे रहे हो, उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, तो आपको भी फ्रस्ट्रेट होना बनता है, ठीक है ना? चलिए, और हमारे क्रिटिसिज्म से ही इंस्टीट्यूट में जो भी सुधार है वो होता है। मैं जब हम बोल रहा हूँ, इसका मतलब सारी टीचिंग फ्रेटर्निटी का बात कर रहा हूँ। एवरी टीचर ओके हु लुक्स एट द problems with the institute and highlights it, it's a healthy criticism. It happens in democracy, it should happen over here. Anyways, तो in that case अपने 40 ऐड किए, 40 ऐड कर दिया, तो ये आ गया मेरा 609। ये मेरा 609 आ गया, एक मिनट, तो 609 मेरा आ गया नोपैट। ओके 609 आ गया नोपैट। नोपैट है 609, ठीक है ना? नोपैट जो है वो 609 है। EBIT माइनस टैक्स, सॉरी EBIT माइनस टैक्स प्लस क्या बोलते हैं, EBIT माइनस टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो ये अपना 609 आ गया है, ठीक है ना? तो 609। अब कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लेट्स लुक एट द सम अगेन। तो सम में फिर से गए अपने, और सम में देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड 1000 प्लस 600 1600 है, और जो नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग 200 है, तो 1600 और 200 1800 हो गया। 1800 कैपिटल एम्प्लॉयड है, पर वो जो करंट एसेट था डेटर्स, उसमें तो वो 40 लेस किया हुआ था, उसको ऐड बैक किए, तो ऐड बैक किए तो जाहिर है उससे रिजर्व्स में चला गया, तो वो इक्विटी का पार्ट बन गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1840, 1840, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड 1840। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया? नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो इक्वल टू 1600 प्लस 200 प्लस 40, 1840। ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है ना? अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड होने के बाद, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होने के बाद अपने आगे गए और देखे केसी कैसे निकाले। तो केसी तो इजी है, 15 का पोस्ट टैक्स आपको दिख रहा है, 15 का पोस्ट टैक्स केडी होगा, ये केई है, वेट्स चाहिए। वेट्स में क्या होना चाहिए था? 1620 को 1640 को इक्विटी लेना चाहिए था और 200 को डेट लेना चाहिए था। 1640 को इक्विटी और 200 को डेट, पर यहाँ पे 40 भूल गए और ये लोग 1600 और 200 उस रेशियो में वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट लिए, जो कि गलत है, बिकॉज आपने 40 ऐड कर दिया ना। तो केसी के अंदर भी वही ये लोग, तो ये लोग इक्विटी के अंदर वो 40 ऐड करना भूल गया, वो गलत है, गलत फॉलो करना है। मैं याद करवा रहा हूँ, गलत फॉलो करना है। विच मीन्स दैट जो अपना केसी होगा, केसी WEKE प्लस WDKD इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 1800 इंटू 12 प्लस 200 डिवाइड बाई 1800 इंटू 15 इंटू 0.7। अंडरस्टूड? तो डाउट यही आएगा कि सर 1840 लेना चाहिए था, मैं मान रहा हूँ ये 1640, तो गलत किया हुआ है, नथिंग कैन बी डन। तो ये केसी आ रहा है, केसी निकाले एक बार, क्या आ रहा है? एक मिनट, 1600 मैं निकाल रहा हूँ, 1600 इंटू 12 प्लस 200 इंटू 15 इंटू 0.7, ये जो आया द होल डिवाइडेड बाय 1800, तो 11.83 आ रहा है मेरा। आप लोग का हेल्प नहीं है यहाँ पे, हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 11.83%, फिर मैं आंसर वेरीफाई करूँगा। सो 11.83% इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैंने निकाला। 11.83% निकल गया, तो ये 11.83% हो गया। दिस इज़ 11.83% एंड दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 1840। अब कैलकुलेट करें, तो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 609 माइनस 0.1183 इंटू 1840 इक्वल टू क्या आ रहा है? 391.33 आ रहा है मेरा। आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और इनकरेक्ट। 391.33 जो EVA है वो 609 माइनस 11.83% ऑफ
क्या बोलते हैं 1840, तो 391.33, दिस इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है क्या, चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने गए पेपर में और ये आंसर की तरफ गए। आंसर में अपना नोपैट मैच हुआ है 609, इन्वेस्टेड कैपिटल 1840, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.833 था, 11.84 लिया इन्होंने, तो इन दैट केस 392.8 आया। दैट्स ओके, मेरे ख्याल से उतना तो मान जाना चाहिए, ठीक है ना। 11.75 कैसे लिख दिए यहाँ पे, बाप रे बाप, हाइट्स करते हैं देखो यार। एक बार 1618 के हिसाब से 11.84 निकाला है, 391.14 आया, फिर केसी और गलत निकाला है, बाप रे बाप। इस बार क्या निकाला है, शेयर कैपिटल 1000 और डेट 200, मैंने रिजर्व्स को छोड़ दिया। कौन ऐसा स्टूडेंट है, सीए इंटर का स्टूडेंट, उसको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते समय जो इक्विटी लेते हैं वो तो रिजर्व्स के साथ लेते हैं ना, उसको छोड़ दिया मैंने। कैसे न कैसे पुराना अंड संड किया हुआ जस्टिफाई करते जा रहे हैं। तो 391.14 मेरा 391.33 आया था। आई एम रियली सॉरी ऐसा सम कराने के लिए, बट सम एम्बिगुअस है इसलिए करवाया है। ये क्लासेस का पर्पस ये नहीं है कि दुनिया जो देख रही है उसको दिखाना क्या मज़ा आता है संजय सराफ की क्लास में, नो, मज़े के लिए नहीं करा रहा हूँ। ये करा रहा हूँ जिन बच्चों का एग्ज़ाम ड्यू है अगस्त में और नवंबर में, उन बच्चों के लिए खतरा क्या है, कौन से सम को ध्यान रखना है। तो अगर बोरिंग होता है तो बोरिंग होने दो, डजेंट मैटर, ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स बोरिंग इज स्कोरिंग, सॉरी। अब नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट सम ये अपना एल्कर मॉडल का सम है। एल्कर मॉडल का एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। एल्कर मॉडल, तो एल्कर मॉडल के सम में अपने को कंपनी में एक स्ट्रैटेजी यूज़ करने का बात हो रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये हाफ ऑफ कर देते हैं आपको बेटर, मेरा स्ट्रैटेजी। तो कंपनी स्ट्रैटेजी नहीं इम्प्लीमेंट करती है तो कंपनी का जो वैल्यू होगा दैट इज प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू, और कंपनी अगर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करती है तो कंपनी का जो वैल्यू होगा दैट इज पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू। ओके, अगर कंपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करती है तो जाहिर है स्ट्रैटेजी तो तभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए इफ़ द पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू। तो अपने को दिस माइनस दिस करना है, ओके, माइनस करना है, और वो वैल्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी आएगा। वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी पॉजिटिव आया तो स्ट्रैटेजी इज वायबल, नेगेटिव आया तो स्ट्रैटेजी इज नॉट वायबल, ठीक है। पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू माइनस प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी। इसके लिए अपने को सम में बैलेंस शीट दिया रहता है और सम में इनकम स्टेटमेंट दिया रहता है। अब ऑल्दो मैंने क्लास में इतना रिलीजियसली इंस्टीट्यूट को नहीं फॉलो किया होगा, बट यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं ये लोग, पूरा का पूरा बैलेंस शीट 1, 2, 3, 4 जो भी साल है उसका बना देते हैं। कितने साल का बनाते हैं, सब में दिया रहेगा कि जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके कारण ग्रोथ कितने साल तक होगा। सपोज बोला है 4 साल तक, तो अपने एक एक्स्ट्रा 5 साल का बनाते हैं। अगर बोलता है सेल्स का ग्रोथ 3 साल तक होगा तो अपने 3 + 1 4 साल का बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसमें फिक्स्ड एसेट, ठीक है, करंट एसेट, उसको ग्रो कर दिए सेल्स के रेट पे, 5th ईयर वाला सेम रह जाएगा, और जो करंट लायबिलिटी उसको भी ग्रो कर दिए, इक्विटी को भी ग्रो कर दिए, डेट पता नहीं ये लोग के सम्स में रहता नहीं है, रहेगा तो वो भी ग्रो कराना पड़ेगा। तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो है वो बनाना है आपको, ठीक है। तो सेल्स के रेट ऑफ ग्रोथ पे, क्यों सेल्स के रेट ऑफ ग्रोथ पे, क्यों, क्योंकि टर्नओवर रेशियो विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो टर्नओवर रेशियो सेम रहेगा, सेल्स ग्रो कर रहा है तो एसेट्स भी तो उसी रेट से ग्रो करेगा ना। तो ये बैलेंस शीट बनाना है। क्लास में आपने इतना पेशेंटली बनाए नहीं होंगे, रिक्वेस्ट आप लोग बना दीजिएगा, एकदम ईजी है ये बैलेंस शीट, ठीक है ना। उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट में जाना है, और 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 वो जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी क्या, फॉर एग्जांपल आप लोग ये लोग सेल से चालू करते हैं, ऑल्दो सेल्स का जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये लोग पीबीटी दिखाते हैं, फिर पैट दिखाते हैं। ये लोग का पैट ही नो पैट है, बिकॉज इंटरेस्ट रहता नहीं है सम में, अदरवाइज नो पैट लेना है। मैंने क्लास में डायरेक्टली पैट से करवाया था, ये दोनों भी दिखा देना, ठीक है। ये तो सेम रह जाएगा, पीबीटी बढ़ेगा, ये सेम रह जाएगा, और पैट बढ़ेगा और ये सेम रह जाएगा, दिखा दिए। अब ये नो पैट हो गया। अब नो पैट से फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए याद है अपने को, नो पैट में या तो ग्रॉस कर दो तो डेप्रिसिएशन चलो ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो ग्रॉस कैश फ्लो हो जाएगा। अब लेस होगा क्या, कैपिटल स्पेंडिंग, और लेस होगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कैपिटल स्पेंडिंग क्या होगा,
जो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट चेंज हो रहा है, जो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट चेंज हो रहा है वो तो नेट चेंज है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा तो आएगा कैपिटल स्पेंडिंग। वरना आपको याद होगा हम लोग कैपिटल स्पेंडिंग माइनस डेप्रिसिएशन करके नेट निकालते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैं नोपैट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर रहा हूँ, इसलिए लेस कैपिटल स्पेंडिंग, लेस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो भी स्टूडेंट्स मेरे से क्लासेस किए उनको याद होगा, क्लास में हम लोग ऐसे नहीं करते थे, हम लोग कैपिटल स्पेंडिंग माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो नेट इन्वेस्टमेंट निकाल के नोपैट में से लेस करते थे। बट इंस्टीट्यूट कैसे किया है, पैट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल स्पेंडिंग माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और ये कैपिटल स्पेंडिंग कैसे आएगा, कैपिटल स्पेंडिंग आएगा अपना चेंज इन फिक्स्ड एसेट प्लस डेप्रिसिएशन, चेंज इन फिक्स्ड एसेट प्लस डेप्रिसिएशन से आएगा। तो ये सब करने के बाद अपना FCFF आ जाएगा, FCFF ये सब स्ट्रैटेजी के बाद है, FCFF आ जाएगा। FCFF आ गया अपना, FCFF आने के बाद हम लोग का स्टेज 1 खत्म हो जाएगा, स्टेज 1 एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, और स्टेज 2 में तो नो ग्रोथ होता है A/I, ठीक है, दैट वे सम सॉल्व होता है। आई नो मैंने फिगर्स यूज़ नहीं किए बट एल्कर मॉडल सबका किया हुआ है, तो आई थिंक सम्स के हेल्प से देखते हैं। चलिए तो सम के हेल्प से देखते हैं, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ओके तो ये सम है, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, चलिए इनकम स्टेटमेंट, तो इस पर देखा आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो जो पैट है ना 4200 वही नो पैट है। अगर कंपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं करती है, ये नो पैट जिंदगी भर सेम रहेगा। तो प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू इज 4200 डिवाइड बाय आई, A/I। बैलेंस शीट दिया हुआ है 2018 का, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, टोटल लायबिलिटी। कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी एज फॉलोज, सेल्स टू ग्रो एट 30% फॉर द नेक्स्ट 4 years, तो अपने 4+1 5 साल का कॉलम बनाएंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, टैक्स रेट विल रिमेन द सेम, इसीलिए तो सारे चीज़ को सेल्स के रेट से ग्रो करवा रहे हैं। डेप्रिसिएशन विल बी 15% वैल्यू ऑफ द नेट फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके तो जो भी बिगिनिंग फिक्स्ड एसेट है उस पर 15% डेप्रिसिएशन। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू क्या हो गया, आप लोग सोच लीजिए, प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू क्या हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे 4200 डिवाइड बाय 0.15, 4200 डिवाइड बाय 0.15 इक्वल टू कितना, 28,000। प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू 28,000 आ गया मेरा, एक मिनट, प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू इक्वल टू नोपैट बाय KC, यहाँ पे KC के सेम है बिकॉज अनलीवर्ड फर्म है, तो 4200 डिवाइड बाय भूल गया मैं, 0.15 ना, एक मिनट, ये 4200 था ना, यस, 4200 बाय 0.15, 4200 बाय 0.15, तो मेरा 28,000 आया है। इज इट करेक्ट? यस 28,000 आया, एक बार फिर से चेक कर लूँ, वरना स्टूडेंट्स का वो आता रहेगा साहब आपने गलती कैलकुलेट किया, 0.15, 28,000, तो 28,000 इज़ द प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू। अब पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू के लिए पहले बैलेंस शीट बनाएंगे 1 2 3 4 5 का, उसमें फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, फिर क्या बोलते हैं हम, इक्विटी, करंट लायबिलिटी, और फिर से टोटल। ये बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि इसमें 30% ग्रोथ यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंगली फॉर इंस्टेंस आई नो बहुत जन सोच रहे होंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, और बहुत जन सोच रहे होंगे फटाफट हो रहा है, तो किसी को अपीज़ करना इस दुनिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक बड़ा क्राउड है। तो 10,000 फिक्स्ड एसेट था, तो 10,000 को 30% से बढ़ाए, तो 10 का 13,000, 13,000 इंटू 1.3, 16,900 इंटू 1.3, 21,970 इंटू 1.3, 28,561, और ये क्या रह जाएगा सेम, ठीक है ना। ऐसे ही करंट एसेट को सबको बढ़ा सकते हैं, A to Z हर चीज़ को, ठीक है। तो और मैं बोल रहा था जो फिक्स्ड एसेट में चेंज हुआ ना, जैसे फिक्स्ड एसेट 10,000 था, तो 10 और 3 13,000, ये जो 3,000 चेंज हुआ
और जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 15% 1500 होगा, बिकॉज 15% ऑफ द नेट फिक्स्ड एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यानी कि अपना 4500 कैपिटल स्पेंडिंग होने वाला है, 4500 चेंज इन नेट फिक्स्ड एसेट प्लस डेप्रिसिएशन 4500। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करते थे फाइंड आउट करने के लिए कि प्लांट कितना परचेस किए हैं। 4500 का प्लांट परचेज हुआ है, ठीक है ना। और ये जो करंट एसेट है वो 30% ग्रो करेगा, करंट लायबिलिटी ग्रो करेगा, तो CA माइनस CL वर्किंग कैपिटल निकलता जाएगा ना, ठीक है। तो अब अगर अपने देखें सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन में ये फिक्स्ड एसेट करंट एसेट सबका ग्रोथ दिखाया हुआ है। उसके बाद जाके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हो गया, देख लीजिए सेल्स, PBT, पैट, डेप्रिसिएशन, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, फ्री कैश फ्लो। उसके बाद फ्री कैश फ्लो 4 साल का पुल कर दिया, ये रहा 4 साल का PV निकाल दिया, और 4 साल के बाद तो A/I, ये रहा 4 साल के बाद A/I और उसका PV निकाल दिया। तो पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू आ गया, उसको प्री में से लेस कर दिया, 28,000 में से स्ट्रैटेजी इज वाइबल, ठीक है ना। तो ये था एल्कर मॉडल का सम, ठीक है। नाउ 2 मिनट रुकते हैं, ऑल्दो मैं रुक रहा हूँ, आप भी रुक सकते हैं आप चाहे तो, जस्ट 1 सेकेंड। सो जो 2 मिनट ब्रेक लिए मैंने, उसका आप लोग भी वैसे समझ सकते हैं कि सर जब 2 मिनट ब्रेक ले रहे हैं तभी हम लोग भी पॉज कर देते हैं और 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 2 क्वेश्चंस किया है। पहला क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एम्बिगुअस सम, सेकंड क्वेश्चन किया एल्कर मॉडल का ट्रेडिशनल सम। और एल्कर मॉडल तो खुद में एम्बिगुअस होता ही है, बट एज कम्पेयर टू जो क्लास पे करवाया था, एल्कर मॉडल को एकदम इंस्टीट्यूट की तरीके से करेंगे तो बेटर रहेगा। पूरा बैलेंस शीट 4+1 5 साल का, और पूरा PL अकाउंट, ठीक है। सिंस मेरे को एल्कर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैंने 2 सम्स उसका इंक्लूड किया है इस हैंडआउट में। तो आप समझ सकते, देयर वाज नो नीड फॉर 2 सम्स, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड। अब अगर आप नहीं समझते उसका इंपॉर्टेंस, एग्जाम में आता है और आप रॉन्ग करके आते तो बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं अपने, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सी। तो जो नेक्स्ट सम है वो भी तो एल्कर मॉडल का दिख रहा है, वो तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, DDM एंड बोनस इश्यू, ये एक पुराना सम है। DDM एंड बोनस इश्यू यानी कि अगर 6-7 साल स्टॉक होल्ड करने वाले हैं और उसके अंदर कंपनी बोनस अनाउंस करने वाला है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा आपका। तो वो फोरकास्ट देखते हुए कि आपको आज शेयर बाई करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। Mr. A is thinking of buying shares at 500 each, having face value of 100. He is expecting a bonus at the ratio of 1:5. तो अगर 5 शेयर्स है तो 1 शेयर मिलेगा, यानी 1 शेयर है तो 0.2 शेयर मिलेगा। तो मेरे पास अगर 1 शेयर था तो 1.2 शेयर बन जाएगा, ठीक है ना। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%, तो 20% ऑफ 100 20 रुपया, एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपैंडेड कैपिटल बेस। तो उसके बाद मेरा डिविडेंड हो जाएगा 20 × 1.2 यानी 24। मैं अगर 1 शेयर बाई करता हूँ तो 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया डिविडेंड, कितने बार, 4 बार 20 रुपया, और 5वें साल से मेरे को 0.2 पे भी मिलेगा ना जो बोनस मिला, तो 20 × 1.2 24। उसके बाद 4 साल तक 20-20 रुपया, फिर 24, ठीक है। He intends to sell the shares at the end of 7th year at an expected price of 900. 900 is P7, तो टर्मिनल प्राइस निकालना नहीं है, दिया हुआ है। Incidental expenses for purchase and sale of shares are estimated to be 5% of market price. तो 900 पे जब बेचेंगे तो 5% ब्रोकरेज ये सब लग जाएगा, तो 900 माइनस 5% यानी 45 कम 855 आएगा, ओके। 855 नेट प्रोसीड्स। He expects a minimum return of 12% per annum. Required rate of return 12%. Should Mr. A buy the share? If so, what maximum price he should pay for each share? तो पहला पूछे क्या 500 रुपया पे बाई करना चाहिए शेयर को, और आप बताइए किस दाम पे मैक्सिमम बाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो जो 500 रुपया बाई करना चाहिए क्या, और गिवन दैट 5% अपना ब्रोकरेज लगेगा, ये तो NPV के जैसा सम हो गया। जैसे प्रोजेक्ट होता है ना, उस पर शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, तो 500 + 5% 525 जा रहा है। फिर क्या आएगा, 20 20 20 20 4 बार, फिर 24 24 24 और 855। आई थिंक आपको पकड़ में आ गया होगा। 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 4 बार, 5वें साल 24, 6ठे साल 24, 7वें साल 24 + 855। ये सारा कैश फ्लोज हो गया प्रोजेक्ट का। उसको 12% से PV निकाल के -525 आप NPV निकाल दीजिए,
ठीक है ना, शेयर का। अगर पॉजिटिव आया तो गो फॉर इट, नेगेटिव आया तो डोंट गो फॉर इट। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन बिकॉज सम बहुत आसान है। तो यही किया इन्होंने, और 20-20 3 साल लिए है। जस्ट 1 सेकेंड, आई डिडंट रीड द लैंग्वेज। बोनस एट द रेशियो 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर लिखा हुआ है। अब उसमें इंटरप्रिटेशन हो सकता था कि सर ड्यूरिंग द 4th ईयर है तो शायद 5th ईयर से मिलेगा, इन्होंने माने 4th ईयर से मिलेगा। बट आई नो अगर मैं ऐसा करता तो मेरा रॉन्ग मान लिया जाता। आप लोग भी समझिएगा, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स मैच होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द 4th ईयर मतलब मान रहे हैं कि 4th ईयर का बोनस मिलेगा। तो 20 फिर 24 किया है, ठीक है ना। और 7वें साल में 900 का 900 इंटू 1, मैंने भूल के वर्बली उसके पास तो 1.2 शेयर्स है ना, तो 900 इंटू 1.2 इंटू 9.95 1026 900 तो एक शेयर का है, अपने पास 1.2 शेयर है तो इंटू 1.2 इंटू 0.95, फिर उसका पीवी करके लेस 525 38.68। ये पॉजिटिव एनपीवी आया। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव द शेयर शुड बी परचेस्ड, ठीक है ना। अब पूछा है बताइए क्या दाम मैक्सिमम पे करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम जो अपने पे करने तैयार है वो 563.68, बोर्ड पे देखिएगा। मैक्सिमम जो अपने पे करने को तैयार है 563.68 मैक्सिमम पे करने को तैयार है। तो जो भी दाम है प्लस 5% ब्रोकरेज लेके 563 जाना चाहिए। तो 563 एक तरह से 105% है, तो एक तरह से 563.68 ब्रोकरेज को लेके तो डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 536। तो 536.84 इज द मैक्सिमम प्राइस दैट वी आर विलिंग टू पे। ठीक है, डायरेक्ट सम है जिससे रिदम आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ गुड सम। नेक्स्ट ये सम रिलेटिव वैल्यूएशन का। तो रिलेटिव वैल्यूएशन में यू रिमेंबर वी वैल्यू HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन द बेसिस ऑफ नेस्ले, ऑन द बेसिस ऑफ डाबर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, सिमिलर कंपनीज का P रेशियो इंटू अर्निंग्स ऑफ HUL, PS रेशियो इंटू सेल्स ऑफ HUL, PB रेशियो इंटू बुक वैल्यू ऑफ HUL। उससे अपने वैल्यूएशन करते हैं, 3 बार आता है, अर्निंग के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, बुक वैल्यू के बेसिस पे, तीनों का एवरेज। लेट्स हैव अ लुक। Cement company has hired you as a consultant of the company. The cement industry has been very stable for some time and the cement companies SK and AS Limited are similar in size. तो वैल्यू करना है XY को, और सिमिलर कंपनी कौन सा है, SK और AS, similar in size and product mix. Use comparable method to value the equity of XY Limited. In performing analysis use the following ratios. तो market to book value ratio is PB ratio, मार्केट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसका मन कुछ भी देगा तो मार्केट डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट, मार्केट टू सेल्स और मार्केट टू नेट इनकम, 4 बार वैल्यूएशन करना है। क्या करना पड़ेगा, जो सिमिलर कंपनी है SK और AS उनका मार्केट कैप पता होगा, उसको डिवाइड करेंगे उनका बुक वैल्यू से, तो मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो आएगा, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, उसको बुक वैल्यू ऑफ XY से मल्टीप्लाई करेंगे तो XY का वैल्यूएशन हो गया। वैसे ही SK और AS का मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट से तो उनका रेशियो आएगा, एवरेज निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे XY का रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, एंड सो ऑन। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा गिवन, तो आपको दिख रहा है 450 डिवाइडेड बाई 400 और 400 डिवाइड बाई 300, ये आएगा। ये दोनों का जो एवरेज आया उसको इंटू 250। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 450, आप भी कर सकते हैं कैलसी पे। मैं बार बार बोलता हूँ जल्दी रिवाइज करने का तरीका एग्जाम के पहले होता है कि आपको वर्बली कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लिख लिख के हर चीज़ नहीं। 450 डिवाइड बाय 400, एक मिनट, 450 डिवाइड बाय 400, दिस इज कमिंग टू 1.125। तो 1.125 लिख लिया मैंने। अब 400 डिवाइड बाय 300, 400 डिवाइड बाय 300 इक्वल टू ये जो आया 1.3333, ये भी लिख लिया मैंने 1.33। अब इन दोनों का एवरेज, तो इन दोनों को ऐड किए डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 1.229, 1.229। अगर आप भी करें कैल्शियम मेरे साथ तो आपको मजा आ रहा होगा, और जो बंदा कर रहा नहीं है कि बैठा है आराम से, ठीक है, तो उसका चलेगा नहीं कि सर बीच में लिख रहे क्यों नहीं, यार लिखने का जरूरत क्या है। 450 बाई 400 1.125, 400 बाई 300 1.33, दोनों का एवरेज 1.229। इसका मतलब मार्केट कैप शुड बी 1.229 टाइम्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 250 है, इंटू 250, आंसर आ गया 307.29। इससे इजी नहीं हो सकता, सीए फाउंडेशन से ज्यादा इजी है। दिक्कत उस बच्चे को हो रही होगी जिसको आराम करना है, जिसको बैठना नहीं है, सो के क्लास करना है। 307.29। और वैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाइज वगैरह देख लीजिए,
तो इन्होंने 1.125, 1.33, 1.229 निकाला और नीचे में 1.229 को 250 से मल्टीप्लाई किया, 307.25 आ गया। वैसे ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वैसे ही सेल्स, वैसे ही नेट इनकम, चारों का चारों आंसर्स का एवरेज 363.31. For me, this is the most common sense, easiest sum. If anybody does not understand the sum, there is a serious problem with the person. वो person बहुत heavy हो रखा है, उसको मुंह धो के आके बैठने का जरूरत है, ठीक है ना। मल्टी पीरियड डीडीएम विथ ट्रांजिशन, याद है वो वाला सम जिसमें 5-6 साल तक अर्निंग्स अलग रेट से ग्रो करता है, पे आउट रेशियो चेंज होता रहता है, कभी कभी बीटा भी चेंज होता है, तो आर ई चेंज होता है, फिर सिक्वेंशियल टानते हैं और टेबल खत्म होता है, टेबल के बाद फॉर्मूला D10 बाई आर ई माइनस जी, ठीक है। क्या चाप के क्लास में कराया हुआ है, लेट्स सी। द करंट EPS ऑफ वी लिमिटेड इज 4 E0. कंपनी हैज शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ 40% इन अर्निंग्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. दिस हाई ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 years. तो EPS इमेजिन कीजिए, ईयर्स फिर ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट है 40 40 40 40 40 5 बार, एंड रिमेन स्टेबल एट 10% देयर आफ्टर, ठीक है। द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर. तो 5 साल तक 40% और फिर गिरते गिरते ग्रोथ रेट 10% होगा. तो 40 से 10 कितना गिरा, 30. कितने साल में, 5. तो 30 बाई 5 6% गिरेगा. तो ग्रोथ रेट क्या होगा, 40 40 40 40 40, फिर 40 माइनस 6 34, 34 माइनस 6 28, 28 माइनस 6 22, 22 माइनस 6 16, 16 माइनस 6 10, ठीक है. वंस अगेन इफ समबडी इज फीलिंग इट्स फास्ट, कांट हेल्प. तो ग्रोथ रेट हो गया अपना 10 साल का, ईपीएस को ग्रो करा दिए, तो 3 कॉलम बन गया, ईयर्स, ग्रोथ रेट और ईपीएस. करेंटली द पे आउट रेशियो इज 10%. इट विल रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years, 10 10 10 10 10. And from the beginning of the 6th year till the end of 10th year, payout ratio will linearly increase and stabilize at 50% at the end of 10th year. तो payout ratio 10 से 50, 40 बढ़ेगा 5 साल में, तो 8 बढ़ रहा है. तो 10 10 10 10 10 5 बार, फिर प्लस 8 18, प्लस 8 26, प्लस 8 34, प्लस 8 42, प्लस 8 50. पे आउट रेशियो, तो क्या क्या कॉलम हो गया, ईयर्स, ग्रोथ रेट, ईपीएस, पे आउट रेशियो, डीपीएस, 5 कॉलम बन गया है. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17%. तो इसमें बीटा चेंज नहीं हो रहा है. मेरे सब में जो मैंने क्लास पे करवाया था वहाँ बीटा भी चेंज होता है, फिर जाके आर ई निकालना पड़ता है और सीक्वेंशियल टानते हैं. यहाँ सीधा 17% से टानना है और उसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है. कितना आसान है. तो टेबल पूरा बन जाएगा. टेबल देख लीजिए, ये रहा टेबल. ये लोगों ने तोड़ तोड़ के बनाया है. ईयर्स, ग्रोथ, ईपीएस, फिर वापस से ईयर्स, पे आउट रेशियो, डिविडेंड, फिर ईयर्स, डिविडेंड, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू. हम लोग एक साथ बनाते हैं 7 कॉलम का. तो 24.46 शुड बी द शेयर प्राइस टुडे बेस्ड ऑन 10 years डेटा. 10 साल के बाद क्या होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड. If the current market price of the stock is 125, suggest if it is advisable for the investor to invest in the stock or not. Okay. तो बोलना चाह रहा है कि अपने को 10 साल का तो टेबल बन गया. 10 साल के बाद जो 10th वाला डिविडेंड निकला है, 10th वाला डिविडेंड, उसको ग्रो कराएंगे इनटू 1.1 और डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी. याद है ना, P10 प्राइस एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज D11 बाय आर ई माइनस जी. तो ये जो डिविडेंड निकला हुआ है 10th ईयर का 28.71, देखिए सॉरी मेरे बॉडी से छुप रहा है, हाँ आप ठीक है, 28.71 डिविडेंड है. 28.71 ये रहा 28.71, इसको इनटू 1.1 करे साथ में, 28.71 इंटू 1.1, ये D11 आ गया. डिवाइड बाय आर ई माइनस जी. आर ई 17 था, जी और जी क्या था 10, तो डिवाइड बाय 0.07, डिवाइड बाय 0.07 इक्वल टू 451.15 प्राइस एट द एंड ऑफ 10th ईयर. और उसको पुल करना है 10 साल पहले, उसको पुल करना है 10 साल पहले, मतलब इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.209, ठीक है. तो इंटू 0.209 इंटू 0.209, ये आया 94.29. दिख रहा होगा आपको, 94.29 हो गया. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हॉराइजन वैल्यू, उसको ऐड कर दिए 24.46 में. जो बच्चा स्ट्रांग है, प्रैक्टिस करता है, उसके लिए बच्चा वाला सम एकदम. मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स सम. क्यों भाई, देखते हैं, चलिए. कॉम्प्लेक्स सम, ओके, याद आ गया. इस सम में क्या था, इस सम में ये था कि जैसे आईटीसी है, एक बार सम मत देखिएगा, मैं सम को हटा रहा हूँ स्क्रीन से. जैसे आईटीसी है, तो आईटीसी का सिगरेट बिजनेस है, होटल बिजनेस है,
पेपर बिजनेस है और एफएमसीजी बिजनेस है। तो आईटीसी का नेक्स्ट ईयर का ईपीएस फोरकास्ट करना है, तो अपने क्या कर सकते हैं कि आईटीसी का नेक्स्ट ईयर जो सिगरेट इंडस्ट्री है उसका पूरा टर्नओवर क्या होने वाला है फोरकास्ट किए, उसमें आईटीसी का मार्केट शेयर क्या होने वाला है और आईटीसी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो प्रॉफिट मार्जिन इनटू मार्केट शेयर इनटू इंडस्ट्री टर्नओवर, वो निकल गया आईटीसी का प्रॉफिट फ्रॉम सिगरेट बिजनेस। वैसे ही अपने नेक्स्ट बिजनेस पे गए, सपोज पेपर बिजनेस, पूरे पेपर इंडस्ट्री का टर्नओवर क्या होने वाला है, उसमें आईटीसी का शेयर क्या होने वाला है और आईटीसी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मल्टीप्लाई किए तो पेपर इंडस्ट्री से प्रॉफिट आ गया, चारों से प्रॉफिट आ गया, ऐड कर दिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो ईपीएस आ गया 1 साल बाद का। ठीक है, चलिए देखते हैं। यू आर इंटरेस्टेड, एक मिनट सॉरी सम लाना पड़ेगा मेरे को स्क्रीन पे। यू आर इंटरेस्टेड in buying equity stock of RK Limited. The company has 3 divisions operating in different industries. Division A captures 10% of sales, यानी market share, which is forecasted to be 50 crore. तो 10% of 50, 5 crore. Division B and C, 30 and 2% of respective sales, which are expected to be 20 and 8.5 crore. तो तीनों का तीनों division से sales आ गया। 5% net profit margin, तो 5% of 5 crore. 5% of 5 करोड़, 0.25 करोड़ प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द फर्स्ट वाला डिवीजन है। वैसे ही बाकी दोनों से आ जाएगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, तो ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस करें अपने, तो मैं बोर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, माइंड मत कीजिएगा, आई एम डूइंग इट ऑन माय कैलकुलेटर। होप आप भी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कर रहे हैं, कीजिए प्लीज। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आई कांट हेल्प, मैंने मैं उस बच्चे का कैसे सोचूं जो कर रहा नहीं है, साथ में कर रहे हैं। 0.1 इंटू 50 इंटू 0.05, ठीक है, इक्वल टू प्लस 0.25 आया। डिवीजन बी का निकाल रहा हूं, 0.3 इंटू 20 इंटू 0.08 इक्वल टू, तो ये आया अपना 0.48 आया, 0.48 और ऐड करने से आ गया दोनों 0.73, दोनों का मिला के प्रॉफिट। थर्ड वाले डिवीजन का ऐड कर रहा हूं तो 2% मार्केट शेयर इंटू 0.02 और सेल्स क्या है 8.5 इंटू 8.5 इंटू मार्केट शेयर क्या है 0.1 माने प्रॉफिट मार्जिन, तो ऐड करके 0.747 आ रहा है, तीनों का ऐड करके 0.747 करोड़ ना करोड्स, 0.747 करोड़ आया प्रॉफिट। ठीक है, 3 लाख शेयर्स है, तो अकॉर्डिंगली डिवाइड बाय 0.03 कर देते, डिवाइड बाय 0.03, तो मेरा जो ईपीएस आ रहा है दैट इज 24.9। चेक करें ईपीएस नेक्स्ट ईयर 24.9 या 24.9 ईपीएस आ गया नेक्स्ट ईयर। ये ऐसे वर्बली करने का दम होना चाहिए कैलसी लेके, तब देखो स्पीड क्या चलेगा। 24.9 आगे। कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड सिंस इट स्टार्टेड बिजनेस 10 years ago। डिविडेंड नहीं पे की है। However, from market sources you come to know that RK Limited will start paying dividend in 3 years time and payout ratio will be 30%। 3 साल बाद डिविडेंड देगा, पेआउट रेशियो 30%, जो भी अर्निंग्स होगा उसका 30%। एक्सपेक्टिंग डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड द स्टॉक फॉर 5 years। तो अपने को D1 D2 तो मिलेगा नहीं, D3 D4 D5 एंड P5 क्या मिलने वाला है D3 D4 D5 एंड P5। आई होप यू आर ओके। By analyzing past financial statements, you have determined that RK Limited's required rate of return, टानने का रेट 18%, P ratio 10 for the next year, पता नहीं क्यों दिया है नेक्स्ट ईयर का, एंड एंडिंग P ratio 20 at the end of 5th year appropriate। तो P ratio 1 साल बाद दिया है जिससे P1 निकल सकता है, और 5 साल बाद दिया है जिससे P5 निकल सकता है, P1 और P5। Would you purchase RK Limited share at this time based on your 1 year forecast? तो 1 साल के हिसाब से परचेस करेंगे क्या, तो मेरा ईपीएस 24.9 निकला हुआ, पी रेशियो 10 है इंटू 10, तो शेयर का दाम 1 साल बाद 249 होगा, और डिविडेंड है नहीं, उसको 18% से टानते हैं, डिवाइड बाय 1.18 इक्वल टू 211, 211। तो 211 जो है वो शेयर का दाम होना चाहिए, और शेयर का दाम चल रहा क्या था 250, नहीं बाई करना चाहिए। शेयर का दाम 250 चल रहा था, नहीं बाई करना चाहिए। चेक करें 24.9 इंटू 10, 249 का प्रेजेंट वैल्यू 210.9, वही 211, 210.9। वी वुड नॉट लाइक टू परचेज द शेयर। अब है सेकेंड पार्ट,
If you expect earnings to grow 15% continuously, how much are you willing to pay for the stock? ठीक है, तो 15% कंटिन्यूसली बोला है, यहां थोड़ा शॉक कर रहा है। 15% कंटिन्यूसली बोला है तो क्या कंफ्यूजन है कि 5 साल बाद शेयर का दाम क्या लेंगे? एक तो हो गया EPS इंटू पी रेशियो और एक हो गया D6 बाई RE माइनस जी। तो आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज ये 15% कंटिन्यूसली बोल दिया है, तो देयर इज अ कन्फ्यूजन कि P5 क्या लें। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में बैठा रहता तो मैं दो तरह से P5 निकालता, एक बार E5 इंटू 20 उससे एक आंसर और एक D6 बाई RE माइनस जी। क्या करूं? और आंसर पता है तो रट लूंगा कि ठीक है ऐसे करना है इस सब में। तो अपना E1 निकला हुआ था 24.9, उसको 15% से ग्रो कराएंगे तो E2 आएगा, फिर E3, फिर E4, फिर E5। जो E3, E4, E5 आया उसका 30% डिविडेंड होगा, तो डिविडेंड आ गया। और P5 कैसे निकलेगा वो देखने की बात है। चलिए देखते हैं। ये रहा E3, E4, E5, डिविडेंड आ गया 30%, प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड आ गया। और इन्होंने वैसे निकाला है P5 इक्वल टू D6 बाई RE माइनस जी, यानी अल्टीमेटली स्पीकिंग ये जो डिविडेंड, ये जो पी रेशियो था ना 20, ये काम ही नहीं आया। तो जानने के बाद इट्स वेरी इजी फॉर एनीबॉडी टू से, ज्ञान देने वाले खासकर स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बहुत जन होते, सर इट वाज रिटन विल ग्रो एट 15%। वही अगर पी रेशियो यूज करता, सर इट वाज रिटन पी रेशियो इज 20 टाइम्स। तो गिरगिट के जैसे रंग बदलने में फायदा नहीं है। मैं जब सम कराने बैठता हूं तो देख के नहीं बैठता हूं इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बट येस मैं जरूर वेरीफाई करूंगा कि मेरा सोच इंस्टीट्यूट के सोच से मैच कर रहा है क्या। ठीक है, ये हो गया। वेरी गुड सम। क्वेश्चन नंबर 19, इक्विटी बीटा, डेट बीटा, एसेट बीटा। एक बार कॉन्सेप्ट दे देता हूं, एक बार कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सो कॉन्सेप्ट वाइज, जस्ट 1 सेकेंड। तो हमने क्लास में सिखाया था कि अकॉर्डिंग टू CAPM सिस्टमैटिक रिस्क रेलिवेंट होता है। अब एसेट साइड का जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो बीटा ए है, और लायबिलिटी साइड का जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो बीटा एल है। जाहिर है एसेट साइड का रिस्क लायबिलिटी साइड का रिस्क, तो बीटा ए इक्वल टू बीटा एल। अब लायबिलिटी में एक इक्विटी है और एक डेट है। इक्विटी का बीटा बीटा ई है, डेट का बीटा बीटा डी है। तो वेटेड एवरेज ऑफ बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू एसेट बीटा। यानी इक्वेशन क्या होता है, एसेट बीटा इज इक्वल टू WD बीटा डी प्लस WE बीटा ई। ये इक्वेशन होता है। जिस कंपनी में डेट नहीं होता है, जिस कंपनी में डेट नहीं होता है वहां ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, जीरो। ठीक है, और जीरो हो जाता है, और WE 1 है, तो इक्विटी बीटा और एसेट बीटा बराबर होता है उस कंपनी का जो अनलीवर्ड है। इसीलिए तो उस इक्विटी बीटा को एसेट बीटा बोलते हैं जो अनलीवर्ड फर्म का है विदाउट डेट। पर अगर डेट है तो इन दैट केस इक्वेशन ये होगा। अब क्लास में आपको ये इक्वेशन नहीं कराया हुआ है, क्लास में क्या कराया हुआ है, इक्विटी बीटा इज इक्वल टू एसेट बीटा इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी। इस सम के अलावा सीए इंस्टीट्यूट में हमेशा ये फॉर्मूला यूज हुआ है, कारण कि ये फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय पुटिंग डेट बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा क्लास में डेरिवेशन किया हुआ है, अभी भी करा सकता हूं पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। बीटा डेट को 0 मान लिया, यानी माने डेट रिस्क फ्री है, डेट को पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, डेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तब ये इक्वेशन सही है। बट अगर डेट का बीटा दिया हुआ है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इस समय डेट का बीटा दिया हुआ, आज तक सी एग्जाम में कभी भी डेट का बीटा नहीं दिया हुआ है, तो दिस द फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सम पे गए, मैं एक बार सम के लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूं सम का। ओके, सम में इक्विटी ऑफ KGF इज 410 करोड़, बैलेंस शीट इमेजिन करें। इट्स डेट इज 170 करोड़, बैलेंस शीट इमेजिन करें तो 410 प्लस 170 580 करोड़ का बैलेंस शीट है, 580 करोड़। प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल 74%। लगता है इसका जो धंधा है ना एसेट साइड, वो 2-3 बिजनेस है, तो एक का प्रिंटर डिवीजन वो 74% है उसका वेट, उसका एसेट बीटा 1.45 है, बिजनेस का रिस्क अनलीवर्ड। बैलेंस शीट सॉरी बैलेंस वैल्यू है स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल डिवीजन, तो एक प्रिंटर डिवीजन है और एक स्पेयर्स डिवीजन है। स्पेयर्स डिवीजन का बीटा अनलीवर्ड बीटा 1.2 है और उसका अनलीवर्ड बीटा 1.2 है। तो जाहिर है हमारे पास दो बिजनेस है, ध्यान दीजिए हमारे पास दो बिजनेस है, एसेट साइड में दो बिजनेस है, एक है प्रिंटर और एक है स्पेयर्स। ठीक है ना, जो प्रिंटर है उसका बीटा 1.45 है
1.45 और जो स्पेयर्स है उसका बीटा 1.2 है, स्पेयर्स का बीटा 1.2 है और वेट क्या है 74% और 26%। तो अपने पूरे कंपनी का एसेट बीटा निकाल लिए वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज निकाल रहा हूँ वंस अगेन, प्लीज कोई आलसी नहीं बने, निकाले 0.74 इंटू 1.45 प्लस 0.26 इंटू 1.2 इक्वल टू 1.385 आ रहा है। जब मैं कैलसी से कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? 1.385 ये एसेट बीटा हो गया और ये डेट और इक्विटी का वेटेड एवरेज होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं लास्ट क्या दिया था, डेट बीटा इज 0.24, डेट का बीटा बता दिया 0.24। तो जाहिर है क्या पूछने वाला है समझ में आ गया। 0.24 डेट कितना था 170 करोड़, इक्विटी कितना था 410 करोड़, ठीक है। पूरा इंफॉर्मेशन ये रहा, आप चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे जोश में क्लास करना चाहिए, यूट्यूब में स्पीड को मैन्यूवर करने का स्कोप रहता है, होप आप कर रहे होंगे। तो अकॉर्डिंगली ये हुआ, इक्विटी बीटा पूछा है, बैक कैलकुलेशन इक्विटी बीटा, तो लेट्स डू इट। इसका मतलब क्या हो गया अपना 170 डिवाइड बाई 410 इंटू 0.24, सॉरी 410 नहीं 560 है ना टोटल, टोटल इज 580, आई एम सॉरी। तो 170 बाई 580 इंटू 0.24 प्लस 410 बाई 580 इंटू बीटा ई इक्वल टू 1.385। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड निकालते हैं, 170 डिवाइड बाय 580। नॉर्मली आप लोग मेरा कैलकुलेशन स्पीड देखे नहीं है क्लास में, आप लोग करते हैं। दिस इज हाउ आई डू, आई डोंट टच, मैं पेन टच ही नहीं करता हूँ। खुद जब पढ़ता हूँ ना मेरे को पेन का दरकार नहीं है, आई कैन जस्ट डू ऑल सम्स ऑन कैल्सी और वर्बली, ठीक है। दिस इज वॉट आई डू एंड आई इनकरेज मेनी पीपल टू डू दिस वे। ये आया दिस इंटू 0.24 इंटू 0.24, ये आ गया, इसको मैंने माइनस किया 1.385 से, 1.385 माइनस करके कुछ आया, ये जो आया उसको इंटू 580 इंटू 580 और डिवाइड बाय 410 इक्वल टू 1.85976 आ रहा है, 1.85976 मेरा इक्विटी बीटा आ रहा है 1.85976 या 1.86। दिस इज द इक्विटी बीटा। लेट्स सी सॉल्यूशन क्या है फर्स्ट पार्ट का। वन 1.385 निकाला, फिर पता नहीं ज्ञान दिया, 1.86 आंसर, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट सम का, ascertain equity beta if KGF Limited decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back equity to have its debt equity ratio at 1.9। ओके, तो ये लोग बाईबैक में जा रहे हैं, नया डेट उठा रहा है, उससे इक्विटी बाईबैक कर रहा है। जब भी अपने लेवरेज्ड बाईबैक में जाते हैं तो बैलेंस शीट का साइज सेम रहता है, केवल बैलेंस शीट में डेट और आ गया, इक्विटी कम हो गया, ठीक है ना। तो ये लोग ऐसा करें जिससे डेट इक्विटी 1.9 हो जाए। तो डेट इक्विटी 1.9 का मतलब क्या है, टोटल जो है अपना वो 580 है, 580 था, और 580 को 1.9 और 1 करना है। तो 580 इंटू 1.9 डिवाइड बाई 2.9 इक्वल टू 380 का डेट होगा, 380 का डेट होगा। ऑलरेडी डेट कितना था, ऑलरेडी डेट था शायद 170 माइनस 170 इक्वल टू नया डेट 210। तो मेरा जो हिसाब हो रहा है वो ये हो रहा है कि पूरा 580 का बैलेंस शीट था, अभी भी रहेगा। ओल्ड डेट वो 110 था, न्यू डेट वो निकाला मैंने 210। कैसे निकाला, 1.9 डेट इक्विटी करना है, तो 2.9 टोटल हो गया, इक्विटी 1 रुपया, डेट 1.9 और उसमें से 1.9 डेट होगा। तो 580 में से डेट क्या होगा, 580 इंटू 1.9 बाई 2.9, कॉमन सेंस है, जिसको एक्स से करना एक्स से कर ले, बर्बादी होगा। और इक्विटी कम हो गया, इक्विटी हो गया जो अपना 580 माइनस 110 माइनस 110, ठीक बोल रहा हूँ ना,
170 था, वही तो 170, सॉरी। फिर से 580 माइनस 170 और माइनस 210 इक्वल टू 200, इक्विटी 200 बचा। अब इन तीनों का जो बीटा है वो मिला के 1.385 होना चाहिए। ठीक है, देखते नया वाला डेट का बीटा दिया है क्या, दे दिया है। नए प्रेजेंट डेट का बीटा 0.35 बोल रहा है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 0.24 नहीं यूज करना है। करेंटली डेट का बीटा 0.35 है, नया डेट का बीटा 0.4 है। ठीक है, आप समझे, 0.35 0.4। इसका मतलब ये जो ओल्ड डेट था इसका बीटा 0.35 है और ये जो न्यू डेट है इसका बीटा 0.4 और इसका पूछेगा तो यहाँ तो सम खत्म हो गया। 170 इंटू 0.35 प्लस 210 इंटू क्या 0.4 प्लस 200 इंटू इक्विटी बीटा, कंपनी तो ज़्यादा लीवर्ड हो गया ना तो इक्विटी बीटा बढ़ जाएगा, इक्वल टू 580 इंटू 1.385। दिस इज द सॉल्यूशन। फिर से जिसका दम है वो सीधा कैल्सी पे करे, तो कैल्सी पे कर रहा हूँ मैं। 580 इंटू 1.385 माइनस 170 इंटू 0.35 माइनस 210 इंटू 0.4 इक्वल टू 659 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 3.29 आ रहा है। आई डोंट नो, लेट्स होप मैंने कुछ गलती नहीं की है। 3.29, ठीक है। तो 3.29 इज द बीटा दैट वी हैव। तो 3.29 देख रहे हैं, 3.29 बीटा है क्या, या 3.296 इक्विटी बीटा 3.296। फिर थर्ड पार्ट में पगला गया, क्या पूछा है, वेदर द न्यू इक्विटी बीटा माने 3.29 जस्टिफाइज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लेवरेज। शायद ये बोलना चाह रहे हैं अगर बीटा बढ़ा है तो क्या रिटर्न ज़्यादा चाहिए। हाँ, अपने को रिस्क के बदले रिटर्न चाहिए ना। अगर नए वाले बीटा को पुट करते CAPM में तो रिटर्न ज़्यादा आता, तो यस, सिंस बीटा हैज़ गॉन अप बिकॉज ऑफ लेवरेज वी वांट अ हायर रिटर्न। ठीक है, वी वांट अ हायर रिटर्न, तो इन्होंने वही लिखा है, यस इट जस्टिफाइज। ओके, चलिए, तो ये वाला सम भी हो गया। ये नॉर्मल सम है, प्राइस को D1 बाई RE माइनस जी से निकालना है, फिर EPS से डिवाइड करना है। इस सम में प्राइस को D1 बाई RE माइनस जी से निकालना है, फिर प्राइस को EPS से डिवाइड करना है, तो P रेशो आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट में प्राइस पता है, ग्रोथ रेट निकालना है, ग्रोथ रेट, ठीक है ना, ग्रोथ रेट निकालना है। ओके, तो इक्विटी वाला रिवीजन खत्म हुआ। ठीक है, रिलेटिव वैल्यूएशन का सम किए, फ्री कैश फ्लो मतलब एल्कर मॉडल का सम किए, EVA का सम किए, DDM का सम किए। ठीक है, तो वी डिड अ गुड वैरायटी ऑफ सम्स इन इक्विटी वैल्यूएशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। अपने बॉन्ड का रिवीजन कर रहे हैं। तो बॉन्ड एज यू रिमेंबर अभी कमती टेस्ट हो रहा है एग्जाम में, यूजुअली कमती मार्क्स का बॉन्ड आ रहा है, ये फैक्ट है। ऑल्दो मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, बिकॉज मेरे डिस्करेज करने से कोई छोड़ के चला गया और बॉन्ड से ज़्यादा आ गया तो, ठीक है ना। तो बॉन्ड में मैंने करीब 5 सम्स लिए हैं। पहला सम लिया है कॉलेबल बॉन्ड का। तो कॉलेबल बॉन्ड का जो सम लिया है उसमें इफ़ यू रिमेंबर कि हमने बॉन्ड इशू किया था, इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो हम लोग बॉन्ड को रिफंड कर रहे हैं नया बॉन्ड इशू करके। तो कॉलेबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कंपनी का मन, तो कंपनी पहले से रिफंड कर सकता है, रिडीम कर सकता है। कंपनी ऐसा कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा। तो जहां आपने खड़े होकर डिसाइड करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, जैसे बॉन्ड अगर इशू किए थे यहाँ पे 30 साल का और यहाँ 5 साल बीता है, तो 25 साल बाकी है। तो आज बॉन्ड को रिफंड कर रहे हैं, रिफंड ओल्ड को, और नया को इशू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली ऐसा करने में आज एक इनिशियल आउटफ्लो होगा, ये निकालना है। और हर साल 6, 7, 8 हर साल सेविंग्स होगा, सेविंग्स, एनुअल सेविंग्स निकालना है। तो फिर अपना NPV क्या होगा, NPV होगा एनुअल
सेविंग्स इंटू PVAF माइनस इनिशियल आउटले। अगर पॉजिटिव आया तो रिफंडिंग डिसीजन वायबल है और नेगेटिव आया तो वायबल नहीं है। इनिशियल आउटले कैसे निकालेंगे? ओल्ड बॉन्ड में क्या पे करना है? आउटफ्लो है। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करके नया बॉन्ड तुरंत इशू नहीं हुआ, ओल्ड बॉन्ड का लीगैलिटीज़ को सल्टाने में टाइम लग गया, तो कुछ ओवरलैपिंग पीरियड होता है। ओवरलैपिंग पीरियड का इंटरेस्ट, ओवरलैपिंग पीरियड का इंटरेस्ट, ये भी आउटफ्लो है। अब 4 इनफ्लो है। क्या? नए बॉन्ड का इश्यू प्रोसीड्स, न्यू बॉन्ड से क्या पैसा आया। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड पे टैक्स शील्ड, ओल्ड बॉन्ड पे प्रीमियम पे टैक्स शील्ड, प्रीमियम पे टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड अभी जो उसको प्रीमियम पे रिडीम कर, प्रीमियम डेबिट होगा। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड जब इशू किए थे ना, उस समय उस पर डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट लगा था, तो वो डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द ओल्ड बॉन्ड 30 सालों में डेबिट होने वाला था। केवल 5 साल बीता है, तो 25 साल का जो अनएमोटाइज्ड पोर्शन है ना, उसको आज डेबिट करेंगे। तो ओल्ड बॉन्ड टैक्स शील्ड ऑन अनएमोटाइज्ड पोर्शन। इस तरह से अपना सारा का सारा इनफ्लो निकल के, और ये निकल जाता है इनिशियल आउटले। इससे ज़्यादा कोई आइटम ही नहीं होता। दीज आर द आइटम्स। चेक करें सम में क्या है। Tangent Limited is considering calling 3 crore of 30 years 1000 bond issued 5 years ago with a coupon rate of 14%. The bond has a call price of 1150. यानी अपने लौटा रहे हैं जो 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ से 15% ज़्यादा 1150, तो मैं कर दे रहा हूँ 300 लाख इंटू 115%, 345 जा रहा है। ठीक है, 345 इज द इनिशियल आउटफ्लो। कॉल करेंगे तो 345 आज गया। नेक्स्ट, एंड had initially collected 2.91 करोड़ सिंस अ डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉन्ड वाज ऑफर्ड। तो उस समय 9 लाख रुपया डिस्काउंट लगा था जो पीएल में डेबिट होने का बाद था 25 साल तक, 30 साल तक। 5 साल डेबिट हुआ, 25 साल का पोर्शन अनएमोटाइज्ड है। इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ 390, तो 9 लाख और 390 करें, 9 लाख और 3 मतलब 1290, 12.9 इंटू 25 डिवाइड बाई 30, 10.75 अनएमोटाइज्ड है। वो पीएल में डेबिट होगा, उस पर टैक्स बचेगा। तो उस पर टैक्स क्या बचेगा? टैक्स रेट क्या है सम में? 40% इंटू 0.4 इक्वल टू 4.3। तो 4.3 का अपना ये वाला पार्ट है। ओल्ड बॉन्ड पे टैक्स शील्ड ऑन एमोटाइज्ड 4.3। ये बहुत जन निकाल नहीं पाते, गॉड नोज वाई। 25 साल का अनएमोटाइज्ड पोर्शन। नेक्स्ट, कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 करोड़ और 12%, तो 14 के बदले 12% का बॉन्ड इशू करेंगे। 25 years to raise funds for retiring old bond. It proposes to sell the new bond at their par value of 1000. नए बॉन्ड पे डिस्काउंट नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट 425, तो 300 लाख पे इशू करेंगे। 4,25,000 फ्लोटेशन कॉस्ट, तो घर पे क्या आएगा? 300 माइनस 425, 295.75। तो 295.75 न्यू बॉन्ड इश्यू, 295.75, 295.75 न्यू बॉन्ड इशू, ये वाला। ठीक है, इनफ्लो है। उसके बाद the company is paying 40% tax and its after tax cost of debt is 8%. तो पोस्ट टैक्स केडी से एनपीवी निकाला जाता है, पोस्ट टैक्स केडी से। और अगर वो नहीं दिया रहता है तो जो नया वाला बॉन्ड का कूपन है ना 12%, उसका पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट होता है। तो या तो डिस्काउंट रेट दिया रहता है और या नए वाले बॉन्ड के कूपन का पोस्ट टैक्स। As the new bond must first be sold and then proceeds to be used to retire the old bond, company expects a 2-month period of overlapping interest during which interest on the old and new both should be paid. 2 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा ओल्ड बॉन्ड पे। तो ओल्ड बॉन्ड जो है वो अपना 300 लाख का फेस वैल्यू था, उसका 14%, ठीक है, 14% आया, और उसका इंटू 2/12 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 वो जो आया वो पीएल में डेबिट होगा, उसका पोस्ट टैक्स जाएगा। तो इंटू 0.6 इक्वल टू 4.2 आ रहा है मेरा, 4.2। आई होप आई एम डूइंग राइट, आई डोंट नो। 4.2 आउटफ्लो है 2 महीने का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। और ओल्ड बॉन्ड पे जो 45 लाख एक्स्ट्रा दिए, वो 45 लाख के ऊपर टैक्स शील्ड, तो 45 इंटू 0.4
इक्वल टू 18, तो 18 का टैक्स शील्ड मिलेगा। तो अपना इनिशियल आउटफ्लो क्या हो गया, 345 लाख ओल्ड बॉन्ड को दिए प्लस 4.2 महीने का पोस्ट टैक्स ओवरलैपिंग इंटरेस्ट माइनस नए बॉन्ड से 295.75 आया माइनस 18 टैक्स शील्ड आया कॉल प्रीमियम पे माइनस 4.3 टैक्स शील्ड आया अनएमोटाइज्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट पे 331.15 आ रहा है मेरा इनिशियल आउटफ्लो 31.15 चेक करें एक बार 31.15 इज माई इनिशियल आउटफ्लो। ये अलग चीज है हाँ। तो 45 लाख के ऊपर टैक्स शील्ड मिला 27 लाख, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट 31.15 ये निकाला इन्होंने 31.15 इनिशियल आउटफ्लो ओके 31.15 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 31.15। तो जब एनपीवी निकाला होगा तो ये 31.15 लेस की है। अपने को अब पीवी ऑफ एनुअल सेविंग्स चाहिए। तो पीवी ऑफ एनुअल सेविंग्स निकालने के लिए मैं क्लास में ऐसे कराता था, ये ओल्ड और ये न्यू दोनों का हर साल खर्चा देखते हैं। एक तो पोस्ट टैक्स कूपन, तो पोस्ट टैक्स कूपन ओल्ड बॉन्ड पे 14% ऑफ 300 इंटू 0.6, न्यू बॉन्ड पे 12% ऑफ 300 इंटू 0.6 निकालें 300 इंटू 0.14 इंटू 0.6 इक्वल टू 25.2। ओल्ड बॉन्ड पे 25.2 और न्यू बॉन्ड पे 25.2 डिवाइड बाय 14 इंटू 12 कितना 21.6। शॉर्टकट लगा दिया 12% करना था 14 के बदले तो 21.6 आप लोग का भी आ गया होगा। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करते तो एनुअल टैक्स शील्ड क्या होता है, एनुअल टैक्स शील्ड होता है 12.9 बाय 30 का 40% 12.9 होप आपको याद होगा 9 लाख प्लस 390 तो 12.9 डिवाइड बाय 30 उसका 40% 0.172 हर साल टैक्स शील्ड आता। नए बॉन्ड पे जो है वो 4,25,000 था 4.25 25 साल के लिए उसका टैक्स शील्ड तो 4.25 डिवाइड बाय 25 इंटू 0.4 0.068 तो अपना ओल्ड बॉन्ड का हर साल का खर्चा 25.2 माइनस 0.172 इक्वल टू 25.028 और न्यू बॉन्ड का खर्चा 21.6 माइनस 0.068 इक्वल टू 21.532। देखते मैच करता है क्या 21.532 ये खर्चा है और इन दोनों का डिफरेंस अपना सेविंग्स होगा क्योंकि ओल्ड बॉन्ड का लगना बंद न्यू बॉन्ड का लगना चालू। लेट्स चेक एक बार डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 3.496 सेविंग्स है मेरे ख्याल से। लेट मी चेक 3.496 सो 3.496 मैच कर गया। मेन आंसर में दिख रहा होगा आपको 3.496 उसका वर्किंग ये लोग नीचे दिखाए हैं। एनुअल कैश फ्लो ओल्ड बॉन्ड 25.028 न्यू बॉन्ड 21.532 3.496 उसका पीवीएएफ करके 8% से 25 साल का माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है ना। ओके नेक्स्ट पैसिव मैनेजमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये टॉपिक क्लास पे कराया हुआ है डीए इक्वल टू डीएल। अगर आपको इम्यूनाइज करना है मतलब आपको ये चाहिए कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपको फ़र्क नहीं पड़े, जो आपका लायबिलिटी है वो मीट हो जाए। इंटरेस्ट रेट चेंज हो उसके बाद भी आपका जो लायबिलिटी है वो मीट हो जाए तो ड्यूरेशन ऑफ एसेट शुड बी इक्वल ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। एसेट माने जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, लायबिलिटी माने जो अमाउंट पे करना है अपने को। डीए इक्वल टू डीएल ठीक है। लेट्स सी
The following data are available for 3 bonds ABC. These bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in 6 years. Outflow 6 years के बाद है, तो ये क्या एसेट की लायबिलिटी, तो डीएल हो गया 6 years. हमने जो क्लास में सम किया था उसमें मैंने अलग अलग लायबिलिटी दिया था और हम लोग 4 कॉलम बना के डीएल निकालते थे. समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू, कॉपी में चेक कीजिएगा, यहाँ डीएल दिया हुआ 6. करंट यील्ड इज 9%. यू नो करंट यील्ड का मतलब करंट यील्ड नहीं है, यील्ड राइट नाउ, मैंने वाईटीएम आज 9% है. ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ऑफ 100, रिडीम्ड एट पार, इंटरेस्ट पेबल एनुअली. ठीक है, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, घोर मेहनत. तीनों बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है, तो जिसका ही मन था ना कास्ट ड्यूरेशन का प्रैक्टिस हो जाए, ले कर ले. 10 साल का फर्स्ट कॉलम ईयर्स 1 से लेके 10, सेकेंड कॉलम कूपन 10 10 10 10 110, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू एट 9%, फोर्थ कॉलम डब्ल्यू एक्स, समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू. 6 पॉइंट या 7 पॉइंट कुछ आएगा मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार. बॉन्ड ए का चेक करें, 6.862 ईयर्स आया मैकोलेस ड्यूरेशन. बॉन्ड बी का निकाला, बॉन्ड सी का निकाला. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2. द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% इन बॉन्ड ए. कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड बॉन्ड सी. तो बॉन्ड बी में डब्ल्यू बी, बॉन्ड सी में 0.55 माइनस डब्ल्यू बी. समझ गए होगे, 45% ए में गया तो बाकी दोनों में 55%. तो बॉन्ड बी में अगर डब्ल्यू बी तो बॉन्ड सी में 0.55 माइनस डब्ल्यू बी. फिर तीनों का वेटेड एवरेज ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट, 6. सॉल्व फॉर डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू सी. तो बहुत ही आसान है. क्या वेट्स आया? किसी किसी का ना ये यूजुअल मैथ्स में हालत ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या. बचपन में इतना बढ़िया मैथ्स जानते हैं अपने, बड़े होते होते मैथ्स में ये 6 है, ये 0.45 इंटू जो बॉन्ड ए का ड्यूरेशन था 6 पॉइंट वडेवर क्या था, बॉन्ड ए का 6.862 था, 6.86. बॉन्ड बी का 5.84, बॉन्ड सी का 4.24. 6.86 प्लस डब्ल्यू बी इंटू 5 पॉइंट वडेवर प्लस 0.55 माइनस डब्ल्यू बी इंटू 4.24 इज इक्वल टू व्हाट, 6. डब्ल्यू बी सॉल्व करना है और डब्ल्यू बी आएगा तो डब्ल्यू सी भी आ जाएगा, तो विल गेट द मार्क्स फॉर दैट. नेक्स्ट, तो क्या आया वेट्स के लोग का, वेट्स आया 35.34, 36.21. ठीक है, ओके. पता नहीं कैसे लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग. ठीक है, सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने बोला. थर्ड पार्ट जो है वो है, आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड इंटरेस्ट रेट चेंज ऑकर्स इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%. यील्ड 11% हो गया. द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स आर, बॉन्ड ए इतना, बॉन्ड बी इतना, बॉन्ड सी इतना. ठीक है, तो तीनों का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ. जैसे अपने ड्यूरेशन थियरम पढ़े थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ड्यूरेशन कम होता है, तो ड्यूरेशन ये हो गया है. ये लोग तो ड्यूरेशन बढ़ा दी है, कितना बड़ा चोमू है. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से 11% पे ड्यूरेशन कम आता है, तो 6.86 से कम आना चाहिए था. कोई भी चेक करे ना वापस से, 10 साल का ड्यूरेशन कम आएगा, गलती लिखा है. खैर अपने को क्या मतलब है, तो तीनों का चेक करना है वापस से. वेटेड एवरेज जो वेट्स निकला था कि क्या वो 6 आ रहा है क्या, तो आर यू इम्यूनाइज्ड, तो आंसर है नो, वी आर नॉट इम्यूनाइज्ड बिकॉज इंटरेस्ट रेट चेंज होने से ड्यूरेशन चेंज हो गया. तो बताइए फिर बी और सी में नया वेट्स क्या होगा, फिर से वेट्स निकालने. ना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सुपर एग्जॉस्टेड हो गया हूँ एंड आई थिंक आई विल एंड द क्लास ओवर हियर. ठीक है,